नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। चुनाव लगातार दिलचस्प होते चले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा लगातार सांप्रदायिक होती चली जा रही है। राहुल गांधी लगातार जो कास्ट इशू है, ओबीसी का मुद्दा है, उसको बहुत ही सक्रियता के साथ स्थापित करने की कोशिश में लगे हुए हैं। अमेठी से चुनाव लड़ना उनका तय हो चुका है। रायबरेली से प्रियंका गांधी उतरने जा रही हैं। ये सब कुछ जैसे-जैसे अंतिम फेज का चुनाव करीब आ रहा है, वैसे-वैसे बहुत सारी चीजें खुलती चली जा रही हैं, बहुत सारी सियासत खुलती चली जा रही है। लेकिन जो सबसे ज्यादा नजर है उत्तर प्रदेश और बिहार के बाद किसी राज्य पर, तो वो है महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं और 48 में से लगभग 41-42 सीटें जो हैं वो भाजपा गठबंधन पिछली दफा जीत गई थी। लेकिन इस बार हवा वैसी नहीं है, कुछ कुछ बदली है। यहां तक कि नितिन गडकरी तक की सीट पर पेंच फंसता हुआ नजर आ रहा है। अभी तक 9 और 5 14 सीटों पर चुनाव हो चुका है और अगले चरण में 11 सीटों पर चुनाव होने वाला है। तो महाराष्ट्र पर बहुत सारे लोगों की नजर है, क्योंकि शरद पवार के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बयान दिया है कि उनको दंडित किया जाना चाहिए, क्योंकि एग्रीकल्चर मिनिस्टर के तौर पर उन्होंने कुछ नहीं किया। तो क्या वाकई महाराष्ट्र की राजनीति बदल रही है, हवा बदल रही है, फिजा बदल रही है? क्या वाकई ब्रांड मोदी जो है वो ध्वस्त हुआ है? नितिन गडकरी, जिसको दिल्ली सर्किट का पत्रकार सबसे मेहनती नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करता है, क्या वो नागपुर में भी उतने ही मेहनती और उतने ही ईमानदार और उतने ही कर्मठ नजर आए हैं? चुनाव वहां हो चुका है। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं जम्मू आनंद, राजनीतिक विश्लेषक हैं, नागपुर में रहते हैं, विदर्भ और महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत करीब से देख रहे हैं, राजनीति में इनकी विश्लेषक के तौर पर सक्रियता है। तो जम्मू जी, बहुत बहुत स्वागत है आर्टिकल 19 इंडिया पर एक बार फिर से आपका। नमस्कार। तो पहला सवाल तो मेरा ये है, और बहुत सारे लोग इसमें दिलचस्पी रखते हैं, कि क्या सच में नितिन गडकरी की सीट फंस गई है क्या? मुझे लगा था नवीन भाई ये सवाल आप चर्चे के मध्य में या आखिरी में लाओगे, लेकिन चर्चे की शुरुआत इससे कर रहे हो। मैं आऊंगा उस पर, लेकिन हाँ। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देना चाहता हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र का चुनाव इस वक्त पूरे देश में किसी राज्य में अगर बहुत रोचक होने जा रहा है तो वो महाराष्ट्र का। हम्म। उसकी वजह है, एक तो ये है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना, ये करीब करीब 25 साल इनका समझौता रहा है। ये अलायंस में महाराष्ट्र में सरकारें बनाते रही है और लोकसभा में भी दोनों की एक प्रकार से गठजोड़, और बहुत विश्वसनीय गठजोड़ थी। उसमें अंडरस्टैंडिंग भी ये था कि विधानसभा में शिवसेना का अपर हैंड होगा और लोकसभा के चुनाव के समय बीजेपी का अपर हैंड होगा। लेकिन हम सब जानते हैं कि ये दोनों पार्टियां महाराष्ट्र के 2019 के विधानसभा के चुनाव के बाद अलग हो गई, और महाराष्ट्र में किसी ने कल्पना नहीं की होगी, खास करके राजनीति में और वैचारिक सर्कल में, कि शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ये कभी तो भी एक जगह आ जाएंगे, कोई आघाड़ी बना लेंगे, सरकार भी बना लेंगे। लेकिन महाराष्ट्र में ये हुआ। मतलब ऐसा क्या हो गया कि नरेंद्र मोदी, आप कह रहे हैं कि ब्रांड के तौर पर गायब हो गए? हुआ क्या? उसका एक बड़ा इंडिकेटर ये है कि जहां डबल इंजन की सरकार हो जिन राज्य में, और वहां अगर मत प्रतिशत 2019 के तुलना में कम अगर हो रहा है, तो समझ लीजिए कि ब्रांड जो है मतदाताओं को उत्साहित करने में और वोट गिरवाने में, मत प्रतिशत बढ़वाने में कोई सकारात्मक भूमिका ब्रांड की नहीं दिख रही है। पहले फेज में, महाराष्ट्र के पहले फेज में, मतलब पहला फेज 19 तारीख को पहले नागपुर फेज में। जैसे हम्म। 5 सीटें थी,
पहले चरण में, और दूसरे चरण में 8 सीटें थी, और पहले में 5 में रामटेक, नागपुर, चंद्रपुर, भंडारा कर दिया। भंडारा, गढ़चिरौली। हाँ नागपुर जैसे में, हाँ, मैं उसी पर आ रहा था कि नागपुर, चूंकि जहां आपको याराना भी रहा है पुराना नितिन गडकरी के साथ, तो आपको थोड़ा ज्यादा मजा आएगा इसके बारे में बताने में। देखिए, एक बात ऐसा है कि 2014, 19 से 24 हाँ, मोदी सरकार में अगर कोई लोकप्रिय मंत्री कोई रहा हो, जिसको दिल्ली जो है, और दिल्ली की मीडिया लोकप्रिय नहीं बोलते, वो परफॉर्मिंग मिनिस्टर बोलते हैं। हाँ, परफॉर्मिंग मिनिस्टर हाँ, बोलते दे हैं। डोंट कॉल एज मोस्ट पॉपुलर लीडर, दे कॉल हम्म। एज परफॉर्मिंग नागपुर मिनिस्टर। वाले नहीं मानते क्या परफॉर्मिंग? आपके नागपुर तो मैं आता रहता हूँ, मैंने देखा कि बड़े बड़े फ्लाईओवर, मेट्रो, नहीं तो कंक्रीट की सड़कें। महाराष्ट्र और नागपुर में तो उनका नामांकन ही कर दिया गया ना। वो अच्छा रोड करी, उनका अच्छा। नाम अब गडकरी नहीं है, उनका नाम है रोड करी। अरे भाई, और उसी यहां के तक, मंत्री हैं, वही तो करेंगे। हाँ, तो अब वो रोड करी के नाम, उनके ऊपर फिल्म बन गई, अच्छा बॉलीवुड फिल्म बनी। मतलब इस वक्त मोदी की फिल्म बनी है बॉलीवुड में, अटल बिहारी वाजपेयी की बायोपिक बनी, और हाँ, तीसरा अगर किसी की बायोपिक बनी, वो थी हाँ, गडकरी की, और अच्छा। तीनों ही फिल्म फ्लॉप हो गई। दिक्कत ये हो गई, न, न नागपुर की चली, किसी की नहीं चली। नहीं नहीं, मुद्दा फिल्म तो ये है, फ्लॉप हो गई, चुनाव में क्या होगा ये बताइए। चुनाव में परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ा नहीं। मतलब हम्म परफॉर्मिंग मिनिस्टर 10 में से जिसको 8 अंक मिलते थे, और पूरे हम्म देश में जिस मंत्री की चर्चा हो रही हो, उस हम्म मंत्री के कॉन्स्टिट्युएंसी में अगर मत प्रतिशत नहीं बढ़ा है, थोड़ा सा हम्म कम अगर हो गया है, ये बहुत कुछ इंडिकेट कर रहा था। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं नवीन भाई, चुनाव हम्म के 3 महीने पहले गडकरी साहब ने बकायदा वीडियो, बड़े बड़े सभाओं में वो कह रहे थे कि मैं घर हम्म बैठ के जीतने वाला हूं इस बार, हम्म। मेरा काम है। मेरा काम है। 5 लाख, 2-4 वोट से नहीं भाई, 5 लाख की मार्जिन से मैं जीतने वाला हूं। मैं ना पोस्टर लगाऊंगा, ना बैनर बांधूंगा, ना मैं चाय पिलाऊंगा, ना मैं देशी विदेशी, और ना ही मैं लक्ष्मी का दर्शन कराऊंगा, तब भी मैं जीत के आने वाला हूं। ऐसे ही दावा करने वाले गडकरी की हालत इतनी खराब हो गई कि आखिरी में आपको हमको हंसी आनी चाहिए, आएगी भी। उनको वोट मांगने जानते हो कौन आया था? कौन? मन, मनोज तिवारी, दिल्ली दिल्ली से। और हम्म मनोज तिवारी के पहले आए थे यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी। हम्म और देश का सबसे बड़ा राज्य, जहां आज 300 पार एमएलए, ऐसा मुख्यमंत्री जब उत्तर प्रदेश में रैली करते हैं तो लाखों की भीड़ होती है, ऐसा हम सुनते हैं। जब हम्म नागपुर में उनकी सभा एक छोटे से इलाके में हुई जहां पर हिंदी भाषी लोग रहते हैं, पांच हम्म। हजार लोग 5,000। और ये जो सज्जन आए भोजपुरी गाना सुना के वोट मांगने के लिए, करीब 2,000 लोग थे। अच्छा। मतलब जो गडकरी कह रहे थे कि मैं प्रचार नहीं करूंगा, उस गडकरी को वोट मांगने के लिए योगी भी आए, मनोज तिवारी भी आए, और बगल में पसीने मोदी भी छूट गए गए। थे ना, वर्धा तो मोदी भी गए। और रात नहीं, को नागपुर में थे। मोदी की 2 सभाएं हुई। हम्म एक सभा हुई कन्हान में, हम्म जो रामटेक और नागपुर के लिए थी, हम्म जिसमें उम्मीदवार दोनों गए थे। हम्म और पहले चरण के बाद, या उसके एक दिन पहले शायद, 18, हम्म। वो हुई थी वर्धा में। वर्धा में। तो वर्धा वर्धा अमरावती, यवतमाल, हम्म। उसके लिए उन्होंने मैं किया था। मैं अमरावती पर आ रहा था, क्योंकि अमरावती भी बड़ी हॉट सीट है। वहाँ नवनीत राणा हनुमान चालीसा को लेकर बड़ी चर्चित रही, और
रिजर्वेशन को लेकर उनके विचार और उनकी अपनी सीट, उनकी पोजीशन बड़ी फंस गई थी। तो अमरावती में क्या हो रहा है, क्योंकि उनका एक बयान बड़ा चर्चा में रहा कि कोई मोदी की लहर नहीं है, सब लोग अपना अपना चुनाव देखो। क्यों कहना पड़ा ये नवनीत राणा को? क्या है, जब नवीन भाई किसी भी व्यक्ति को ये गुमान हो जाता है कि अब अपने भरोसे देश चल रहा है, अपने भरोसे समाज टिका हुआ है, अपने नाम से सब कुछ हो रहा है, तो फिर ऐसे लोग इस प्रकार के बयान देने लगते हैं कि वो कहना चाह रही थी नवनीत राणा कि ये अमरावती वासियों, यहाँ तो मैं चलती हूँ भाई, तुम कहाँ मोदी की बात कर रहे हो। वो अच्छा। कहना ये चाह रही थी, क्योंकि पति विधायक है हम्म। और पतंजलि के महाराष्ट्र के वो डिस्ट्रीब्यूटर है। हम्म। तो वो दोनों अच्छा। जो दंपत्ति है, उनका एक अलग ही, तो नवनीत राणा को ऐसा लगा कि हमसे कोई ज्यादा लोकप्रिय है अमरावती में, तो कोई मोदी उदी नहीं, हम यहाँ पर है। इसके लिए मोदी के चक्कर में जाओगे तो ब्रांड है नहीं, वोट खराब मत करो मेरे। ये उनका कहने का आशय था। तो उनका अपना चुनाव कैसा गया है, हम ये समझना चाहते हैं। देखिए, ऐसा है कि चाहे अमरावती हो चाहे नागपुर हो, पूरे विदर्भ में इस वक्त राजकीय दृष्टिकोण से अगर हम चुनाव को समझने की कोशिश करेंगे, तो कांग्रेस एक प्रकार से उसका जबरदस्त अंडर करंट, और यही वो विदर्भ है जिसने हर समय कांग्रेस को संजीवनी दी है। और कांग्रेस को लेकर विदर्भ में एक प्रकार से मतलब लहर शब्द आजकल ठीक नहीं लगता है, लेकिन कांग्रेस के प्रति एक स्विंग है। अच्छा। हाँ। और राहुल गांधी को लोग लीडर के तौर पर एक्सेप्ट करते हैं, वहां के लोग देखिए, बाई एंड लार्ज एक्सेप्ट। राहुल को सिर्फ लीडर के रूप में मान्यता नहीं है। राहुल को लेकर एक जिसको बोलते ना अपनापन का एक्सेप्टेंस ज्यादा है इस वक्त। राहुल को लोग वो लीडर उडर के ऊपर देखते हैं, एक अच्छा इंसान, नेक इंसान, बंदा जो है बहुत घुमा फिरा के बात नहीं करता, दिल की बात करता है, सही में ये प्यार, मतलब इंसानियत, मतलब राहुल इस तरीके से लोगों के दिल और दिमाग में आए हैं, वो लीडर करके नहीं आए। अच्छा। अच्छा, जम्मू भाई देखिए, 9, 8 और 5 आप कह रहे हैं, 13 सीटों पर चुनाव हो चुके। अब अगले चरण में महाराष्ट्र में 11 सीटों पर चुनाव होंगे। मतलब आधा चुनाव निकल चुका रहेगा, आधी सीटें लगभग बचेंगी, मान लिया जाए लगभग लगभग। तो अब आप चुनाव को किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं, क्योंकि पिछली दफा तो 48 में से 40 तो शिवसेना और बीजेपी को चली गई थी, आरपीआई को एक 41। चली गई थी, एक नवनीत राणा को चली गई थी, तो 43 सीटें मोटे तौर पर बीजेपी और अलायंस के पास थी। इस बार आप क्या स्थिति देख रहे हैं? देखिए, 2019 में 41 सीटें बीजेपी और शिवसेना के पास थी, एक एमआईएम के पास थी, और एक नवनीत राणा उस समय स्वतंत्र थी जो कांग्रेस और एनसीपी के समर्थन से लड़ी थी। तो ऐसा महाराष्ट्र के अंदर स्थिति थी। और इस वक्त जो माहौल है और जो समीकरण है, उससे तो ऐसा नजर आ रहा है कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी या इंडिया आघाड़ी ये 35 से 38 सीटें निकाल लेगी। क्या बात कर रहे हैं? अकेले पहले और दूसरे चरण में, यानी जो 8 और 5, 13 जो सीटें हैं, इसमें से करीब 11 सीटें इंडिया अलायंस निकालने जा रही है। और मतलब पहले चरण के 5 जो सीटें हैं, उसमें चारों सीट पे कांग्रेस आसानी से जीत रही है। और हम किसको छोड़ सबको, रहे हैं? रामटेक, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली और चंद्रपुर, इसमें से कौन सी सीट आप दे रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि 5वीं सीट भी कांग्रेस जीत जाए
इसका आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अच्छा, मतलब नागपुर नागपुर की भी में आप सीट थोड़ी सी छूट दे रहे हैं भाजपा को। थोड़ी सी छूट दे रहा हूं, लेकिन उस ढंग की छूट नहीं दे रहा हूं कि जहां वो जीत रही है। जीत हम्म। जाएगी तो आश्चर्य है। अच्छा। हाँ, ओके। ये मैं कह रहा हूं। हाँ, तो ये लेकिन बहुत ज्यादा एम्बिशियस फिगर है जम्मू भाई की, आप 48 में से कह रहे हैं 35 38, ये तो, और 13 में से 11, आपको नहीं लग रहा कुछ ज्यादा आप उत्साहित हैं, या फिर आप ग्राउंड रियलिटी को समझ नहीं पा रहे हैं उतने अच्छे तरीके से? नहीं, इसको समझने का एक तरीका जो हमारा है हम्म। वो ये है कि भाई देखिए, 2014 में पहली बार मोदी आए, चाहे कितने भी वादा किए, उनका एक आकर्षण रहा, गुजरात विजन रहा, कांग्रेस बदनाम रही, वगैरह वगैरह। 19 का भी चुनाव ये मोदी पे ही हुआ। बिल्कुल। ठीक है, अब आ रहा है 24। तो हम हम्म। 14 और 19 को अगर देखते हैं हम्म। तो 5 साल में बीजेपी के वोट जो है वो उनके उतने ही रहते हैं, थोड़ा सा बढ़ता है हल्का सा, लेकिन कांग्रेस के वोट बहुत तेजी से 19 में बढ़े। मतलब हम्म। अकेले नागपुर में हम्म। 19 में कांग्रेस को 1,44,000 ज्यादा वोट मिले हम्म। 14 सच के है ये। तुलना में। हम्म। और गडकरी को 70,000 ज्यादा वोट मिले। हम्म। चंद्रपुर और गढ़चिरौली में कांग्रेस को 19 में 14 की तुलना में 2 लाख के ऊपर वोट मिले। हम्म। लगभग 19 को अगर हम देखते हैं तो 14 के तुलना में कांग्रेस को वोट ज्यादा मिलते हुए नजर आता है। तो तो आप जो, हाँ, बात पूरी कर लीजिए। हाँ, तो इसीलिए 24 आते आते बीजेपी और शिवसेना ये टूट गई, और उद्धव ठाकरे जो है उनके प्रति एक जबरदस्त सिंपैथी, और एनसीपी के अंदर शरद पवार को एक जो सिंपैथी है, तो इसीलिए आज कांग्रेस एनसीपी के साथ जो उद्धव का नया जो जोड़ मिला है, वो ताकत बीजेपी को नहीं मिली। मतलब अजित पवार और हम्म। शिंदे को मिलाकर उतनी बड़ी ताकत नहीं बन पाई जो उद्धव की ताकत का मुकाबला कर सके और बीजेपी को उतनी ताकत दे सके। मैं उसी सवाल पर आ रहा था जम्मू भाई, कि एक नाथ शिंदे और अजीत पवार तो चलिए, उनकी स्थिति इधर भी, उनकी गुंजाइश अभी खत्म नहीं हुई है, और उधर की गुंजाइश तो खैर बनाकर उन्होंने रखी ही है, लेकिन एक नाथ शिंदे का क्या होगा, उनके पॉलिटिकल करियर का क्या होगा? नहीं, मैं उसके पर भी जरा बारकाई से देख रहा था। देखिए, शिंदे के साथ करीब 17 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चले गए, हम्म। और आज की तारीख में शिंदे अकेला 14 सीटें शिंदे मिलवाने में सफल हुए। ये अच्छी स्ट्राइक रेट है। मतलब जो हम्म। लोगों को लग रहा था कि बीजेपी बार्गेनिंग में शिंदे को निपटा देगी, लेकिन ये हम्म। नहीं हुआ। अभी भी 2 सीटों पर एनडीए के अंदर फैसला नहीं हुआ, पालघर और नासिक में। हम्म। हो सकता है ये 2 में से एक सीट शिंदे को मिल जाएगी। तो मतलब शिंदे 15 सीट लड़ रहे हैं। हम्म। लेके आए थे 17 और लड़े 15, तो बहुत मिले हैं उनको सीट। जबकि अजीत पवार की ज्यादा हालत खराब है, उनको सिर्फ 4 सीट मिली है, और 2 हम्म। में भी उनको वो लड़ाना पड़ रहा है जो बाहर से आए। हम्म। 2 ही सीट उनकी जो है जो एनसीपी के लीडर रहे, जो एनसीपी से निकल के अजीत पवार के साथ रहे। हम्म। देखना इसमें यह है कि 12 ऐसी सीटें हैं अभी महाराष्ट्र में जहां शिंदे बनाम उद्धव ठाकरे मेन कंटेस्टेंट है। हम्म। तो ये देखना है कि शिंदे के उम्मीदवार को कितना शिवसेना टूटने का नुकसान होता है, और इधर ये देखना है कि उद्धव ठाकरे के उम्मीदवार को एनसीपी और कांग्रेस का समर्थन मिलने से वो कितना आगे बढ़ रहा है। बीजेपी एज इट इज है, उलट बीजेपी बदनाम हुई है महाराष्ट्र में। अभी एक स्टेटमेंट प्रधानमंत्री का आया महाराष्ट्र में शरद पवार को लेकर, और वो बड़ा हैरान करने वाला स्टेटमेंट था।
वो स्टेटमेंट ये था कि शरद पवार ने एग्रीकल्चर मिनिस्टर के तौर पर कुछ नहीं किया, इट्स टाइम टू पनिश हिम, उनको दंडित करने का समय है। इस तरीके के स्टेटमेंट को महाराष्ट्र की जनता कैसे लेगी? इस स्टेटमेंट को महाराष्ट्र की जनता इस तरीके से लेगी कि दे विल पनिश मोदी इंस्टेड ऑफ पनिशिंग शरद पवार। द पीपल ऑफ महाराष्ट्र श्योरली गोइंग टू पनिश मोदी। आपको याद होगा कि जब पहले बार प्रधानमंत्री बने थे और फिर वो बारामती गए थे, तब शरद पवार उनका स्वागत किए थे कि अपने घर आ रहे हैं। उस मंच से मोदी ने जो भाषण दिया था कि राजनीति के गुर मैंने शरद पवार के उंगलियां पकड़कर सीखा हूं, और शरद पवार का कद इतना बड़ा है कि खास करके कृषि में उनका जो काम है, उनकी जो समझ है, उनकी जो नॉलेज है, मैं उनसे सलाह लेते रहता हूं। तो कोई आदमी इतना, मतलब अब नीतीश कुमार का बहुत ज्यादा असर होने लगा है क्या मोदी में पलट गए कि 9 साल में नरेंद्र मोदी उसी महाराष्ट्र में आकर शरद पवार को कह रहे हैं कि दंडित करना है। भाई, जिनसे आपने उंगली पकड़ के चलना सीखा राजनीति में, ऐसा क्या हो गया आप दंडित करने जा रहे हो? तो महाराष्ट्र की जनता इतनी भोली भाली नहीं है, और मोदी को यह समझ लेना चाहिए कि महाराष्ट्र में कम से कम वो एक लोकप्रिय नेता के रूप में शरद पवार का स्थान नहीं ले सकते। तो अगर आप कह रहे हैं कि 35 से 38 सीटें 48 में से महाराष्ट्र में, वह 35 में से अगर इसको 30-32 भी कर दूं, जो आपका मिनिमम है, मैं उससे भी घटा देता हूं आपके आकलन को, हालांकि आप 38 तक जा रहे हैं, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो महायुति है उसका सुपड़ा साफ होने जा रहा है इस चुनाव में। इसका मतलब अगर मैं आपके 30 को पकड़ता हूं, 30 या 32 को, इसका मतलब ये है कि 2024 में इंडिया अलायंस +30, क्योंकि पहले तो वो सिर्फ 5 थे, एक कांग्रेस और 5 एनसीपी, तो इतने ही थे, 6। तो 30 सीटों का फायदा, 30-31 सीटों का नुकसान बीजेपी को, और 30-31 सीटों का फायदा इंडिया अलायंस को है। अब अगर इसको थोड़ा नेशनल पर्सपेक्टिव में देखें, तो अगर 30 सीटों का नुकसान होने जा रहा है अकेले महाराष्ट्र में, तो 303 में से 30 घटा दीजिए तो ऐसे ही 270 पर आ जाएंगे। और बिहार से भी कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के लिए, तो वहां भी उनकी सीटें बहुत अप्रत्याशित ढंग से कम हो रही हैं। तो अगर आप 30 मान रहे हैं और बिहार को मान लें, और इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी हालात बदल रहे हैं, तो 50-60 सीटें तो केवल इन 3 राज्यों से कम हो रही हैं, कम से कम भारतीय जनता पार्टी के अनुमान के मुताबिक, जो ग्राउंड रिपोर्ट्स है उसके हिसाब से। फिर तो देश में मोदी की सरकार ही नहीं बन रही है आपके हिसाब से। तो नवीन भाई, आपने एक चीज छोड़ दिया, इस बार मध्य प्रदेश और राजस्थान बिल्कुल सही कह तो रहे हैं। राजस्थान में तो एक ही सीट थी इंडिया अलायंस की, और मध्य प्रदेश में भी एक ही सीट थी। तो राजस्थान की जो रिपोर्ट कह रही है कि काफी उलटफेर होने वाला है। तो ये वो बेल्ट, हाँ। तो और इस वक्त वो तेलंगाना में भी नहीं मिलने वाली है। कर्नाटक देखिए, कर्नाटक में 22 सीटें थी, और वो घट के 4 ना हो जाए, और उसकी पूरी संभावना है, क्योंकि इस वक्त कांग्रेस वहां सरकार में है। येदियुरप्पा की सरकार जब थी तो तब 22 सीटें थी, लेकिन अब विधानसभा में बीजेपी हारने के बाद का ये चुनाव है। और ये जो रेवन्ना वाला जो आया है कांड, जिसमें खुद बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम पहले से बता रहे थे हमारे शीर्ष नेताओं को कि बाबा इसके पास ये है वो है, इसको टिकट मत दो, लेकिन हमारी सुनी नहीं। मतलब कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, वो खुद वो कह रहे हैं कि मैंने स्वयं बताया था कि भाई ये रेवन्ना के मामले में वीडियो वायरल चल रहे हैं पिछले 2-3 सालों से, इनको टिकट मत दीजिए, लेकिन मेरी भी नहीं सुने।
तो ऐसे स्थिति में मेरी जो समझ कह रही है, मिनिमम 180 मैक्सिमम 220, इसके बीच में आके बीजेपी रुक जाएगी। मैं नोट कर ले रहा हूं इसको जम्मू भाई, एकदम नोट कर सकते हैं आप। हम लोग 4 जून मिनिमम को वन, निश्चित तौर पर 180 से 220 और महाराष्ट्र में 35 से 38, जिसको मैं 30 मानकर चल रहा हूं। यस, तो ये पक्का। तो फिर ये तो बड़ी हाहाकारी खबर है भाजपा के लिए। नहीं तो इसीलिए तो भाजपा, अब मोदी की भाषा क्या है? मोदी की भाषा यही है कि वो 150 तक ना आए। अब वो देखिए देखिए, पहले चरण के मतदान जो नहीं बढ़ा, मोदी सत्ते में आ गए, और दूसरे चरण में भी जब बढ़ा नहीं तो मोदी की आंखें खुल गई। इसीलिए मोदी अभी गारंटी की बात नहीं कर रहे, खुद का गारंटी विकास भी तो छोड़ नहीं दो, है, 400 पार का नारा तो भूल ही गए। अभी मतलब 20 ही दिन में गारंटी भूल गए, जबकि वो मैनिफेस्टो है। अने भारतीय जनता पार्टी नाम की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी तो ने मजे की बात मैनिफेस्टो तक है, नहीं दिया। जो मजे की बात है कि भाजपा जो है अपने मैनिफेस्टो के बजाय कांग्रेस के मैनिफेस्टो की ज्यादा बात कर रही है। तो हाँ, ये तो और अच्छा हो। मतलब अजीब वो गरीब हालात बन गए 20 दिन में कि गारंटी भूल गए मोदी। मोदी 370 पार, 400 पार भूल गए। मोदी इन कांग्रेस का जो न्याय पत्र है उसकी इतनी चर्चा कर दी है मानो जैसे कि उनका वो घोषणा पत्र है। और वो करने के बाद अब आ गए हिंदू मुसलमान, और इतना मतलब किसी भी मुल्क में, यानी ये छोड़ दीजिए चुनाव, एक सभ्य समाज में 21वीं सदी की दुनिया में किसी भी मुल्क का प्रधानमंत्री इतने गंदा, निचले स्तर की भाषा अपने ही देशवासियों के साथ कर सकता है, इसकी कल्पना नहीं की जा कोई सकती। नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। और बेसिकली देखिए, 140 करोड़ के देश में राजनीति अपनी जगह, चुनाव अपनी अपनी जगह है। जगह, लेकिन प्रधानमंत्री एकदम पद की एक गरिमा है, उसकी एक सैंक्टिटी है। हाँ, उसको नीचे ले जाने का हक किसी के पास नहीं है। भाई, किसी भी मुल्क में जब प्रधानमंत्री बात करते हैं तो लोग कान लगा के सुनते हैं कि भाई देश का प्रधानमंत्री कुछ कह रहा है। और जो नौजवान होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके लिए वो सब आदर्श होते हैं कि नहीं, देश का प्रधानमंत्री। अब मुझे बताइए, 140 करोड़ आबादी के देश का प्रधानमंत्री इस तरीके की घटिया भाषा का इस्तेमाल कर रहा, जो बच्चे 12-13 साल के हैं, जो प्रधानमंत्री से ऊपर तो कोई पद नहीं है देश में, अगर उस भाषा को उन्होंने अपनाना शुरू कर दें तो घरों के अंदर गालियों से बात करेंगे, पड़ोसियों से लोग गालियों से बात करेंगे। मतलब किस प्रकार, मतलब चुनाव आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन किस प्रकार का समाज हम बनाने जा रहे हैं, क्या लोग कहने वाले हैं, ये बहुत मतलब मुझे लगता है कि भारतीय समाज के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा इस तरीके की भाषा का उपयोग बहुत खतरनाक है। इसलिए उसकी निंदा की जानी चाहिए एक नागरिक समाज। निश्चित तौर पर एक आखिरी सवाल, I am really ashamed as an Indian to have such a prime minister who uses such a ridiculous, shameful language. As a बिल्कुल citizen, I condemn him. बिल्कुल, और हर एक नागरिक को करना चाहिए कि जिस तरीके से वो हिंदू और मुसलमान और संपत्ति छीनने की बात और सांप्रदायिक किस्म की बातें कर रहे हैं, नफरत वाली। कोई राजकीय पार्टी किसी घर में घुस के महिलाओं की मंगलसूत्र छीन सकती है क्या? मतलब क्या है ये, ये कोई तो कल्पना के भी बाहर की बात। एक आखिरी कमेंट जम्मू भाई, कि अब तो देखिए 2 चरण के चुनाव हो गए, तीसरे चरण के चुनाव होने वाले हैं। तो अब अगर नेशनल पर्सपेक्टिव में देखें तो आप चुनाव को किस तरफ बढ़ता हुआ देख रहे हैं, और किस तरीके का नया नैरेटिव आ सकता है नरेंद्र मोदी की भाषा को देखते हुए? अब चूंकि बहुत हताशा का भाव है उनकी भाषा में, तो अब नया नैरेटिव वो क्या बनाने की कोशिश करेंगे जिससे कुछ कुछ चुनाव वो अपने हिसाब से मोड़ सकें? क्योंकि एक राज्य आपने छोड़ दिया, और वो छोड़ दिया गुजरात। गुजरात में भी 26 की 26 सीटें जीतते रहे हैं वो। तो ये इस बार कहा जा रहा है कि नहीं होने जा रहा है गुजरात में।
गुजरात में कह रहे हैं लोग 2 या 3 सीट हम्म। बीजेपी हार जाएगी। लेकिन एक नया पैटर्न आया है इस बार इस चुनाव में, जो लोकशाही के लिए बहुत खतरनाक पैटर्न है। ये हम लोगों ने कॉलेज के इलेक्शंस में देखा था, हम्म। यूनिवर्सिटी के इलेक्शन में हमने देखा था कि कैसे स्टूडेंट को यूनियंस किडनैप कर लेती है और उसका पर्चा उर्चा कैंसल का सिग्नेचर ले लेती थी, और हम्म। पता चला कि उसका नाम कट गया। लेकिन पार्लियामेंट्री इलेक्शन में आज तक ऐसा नहीं हुआ था। हम्म। लेकिन ये पहला चुनाव है जहां रूलिंग पार्टी, सत्ता में रहने वाली पार्टी, विपक्ष के उम्मीदवार को घेर कर उसका फॉर्म, मतलब वो खुद ही जो है गलत भरवा रहा है या वापिस ले रहा है। और जैसे ही वो वापिस लेता है, बीजेपी का कोई कदावर नेता अपनी गाड़ी में हम्म। बिठाकर वो लेके जाता है। ये यूनिवर्सिटीज में होता है कि लीडर के सामने कॉलेज का जो स्टूडेंट लीडर होता है, मैंने इसको लेके आया हूं। तो हम्म। ये जो हम्म। है कि अगर आप नामांकन के ही स्टेज में विपक्ष के उम्मीदवारों से आप फॉर्म कैंसल करवा ले रहे हो या विड्रॉल करवा ले रहे हो, तो अब राजकीय पार्टी गुंडाई में आ गई ना। मतलब अब गुंडों का कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा, पार्टी ही गुंडाई में उतर गई है। और ये बहुत खतरनाक बात है। अब हम्म। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहे हैं, बीजेपी से सफलता जो है वो दूर होते जा रहा है। और अच्छा। अब जो है, आज तो मैं सोशल मीडिया में देख रहा था कि नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री ने कोई एक प्रेम पत्र अमित शाह के नाम से लिखा है। और इस प्रकार से उसका इंटरप्रिटेशन आ रहा है कि उसमें उनकी हार नजर आ रही है। और किसी भी सूरत में नरेंद्र मोदी जिस मानसिकता के है, वो कोalition के सरदार नहीं बनना चाहेंगे। वो बीजेपी के 272 पार होने पे एक ही वो और सवाल, प्रधानमंत्री। एक इस बीच एक सवाल रह गया जम्मू जी। और वो सवाल ये है कि इस बार जो गौर करने वाली बात है कि जो वोटर को निकाल कर लाने का काम होता था भारतीय जनता पार्टी में, वो आरएसएस के कैडर्स करते थे। हाँ, वो हिंदू महासभा के जो सोच के लोग हैं वो लोग करते थे, उनके जो आनुषांगिक संगठन है वो करते थे, विश्व हिंदू परिषद के। इनकी सक्रियता कहीं नजर नहीं आ रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? उसके दो कारण है नवीन भाई। नंबर एक, कि मोदी और आरएसएस यानी भागवत जो अभी आया है सरसंघ चालक, इनके हम्म। बीच में एक जो फ्रिक्शन है वो एक है। और दूसरा बड़ा कारण ये है कि बड़े पैमाने पर विपक्ष के नेताओं को भाजपा में शामिल करा के, बड़े हम्म। पैमाने पे भ्रष्टाचारी नेताओं को भाजपा में शामिल करा के उनको जो टिकट दिए गए हैं, उससे ये जो आरएसएस का कैडर है वो एक प्रकार से दूरी बना लिया है कि भाई हम किसका प्रचार करें। अगर उम्मीदवार संघ का है तो हम करेंगे, लेकिन उम्मीदवार अगर अखंड भ्रष्टाचारी रहा और उसका कोई संघ से संबंध नहीं है और उसको तुम टिकट दे रहे हो, मैं उसके लिए प्रचार नहीं कर सकता। वो बीजेपी का कार्यकर्ता करते बैठे, लेकिन संघ का कार्यकर्ता निकलने वाला नहीं है और वो निकल नहीं रहा है। और कहीं ना कहीं संघ ये इशारा दे रहा है कि अखंड भ्रष्टाचारियों को पूरे हिंदुस्तान में, वो असम का मुख्यमंत्री से लेकर तो महाराष्ट्र का अजित पवार तक, सारे भ्रष्टाचारियों को आपने पार्टी में शामिल करा के वॉशिंग मशीन में तब्दील कर दिए हो और विपक्ष को भ्रष्टाचारियों से मुक्त कर दिए हो। ये अगर आपका चाल चरित्र और पार्टी अगर है, तो फिर संघ वाले फिर जो है उसमें अपनी दूरी बना लेंगे। और इस बार वो दिख रहा है कि संघ वालों में वो उत्साह नहीं है, संघ में वो उत्साह नहीं है, क्योंकि लगभग भ्रष्टाचारी सब बीजेपी में है, सबको टिकट है। तो संघ में ये एक है। और संघ का जो कार्यकर्ता है, जो हाफ अभी फुल पैंट में आ गया है, वो इसी तरीके से अपने आप को प्रचारित करता है कि मैं बड़ा चरित्रवान हूं, बड़ा संस्कारित हूं, और जहां मैं गया हूं यहीं से संस्कार के पाठ में ले रहा हूं। और ये किसका, भाई लोग तो पूछते हैं ना चुनाव में, अरे मेरे भाई तुम किसका वोट मांग रहे हो, किसके लिए मांग रहे हो? यही है कि संघ। तो ये सब दलदल में संघ नहीं फंसना चाह रहा है, वो इस चुनाव में दिख रहा है। हम्म।
there is absolute missing of Sangh at the grassroots. The reason behind it is somewhere Sangh want to distance itself from the politically corrupt leaders hijacking the party, which the Sangh sometimes floated, saying that BJP is the only party with a difference. तो संघ का जो यूएसपी है उसको मोदी अमित शाह ने तो खत्म कर दिए, तो इसके लिए संघ अपने आप को बचाना चाहता है। तो नजर बना कर रखिए जम्मू भाई, खासकर महाराष्ट्र की राजनीति पर, और आपकी दिलचस्पी वाकई और जो माइन्यूट डिटेलिंग है वो बहुत हैरान कर देने वाली है, और एक शब्द में कहें तो बड़ी अविश्वसनीय लगती है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आपने 180 से 220 सीटें दी हैं बीजेपी अलायंस को, और महाराष्ट्र में तो आप 35 से 38 की बात कर रहे हैं, और 2 फेज का इलेक्शन जो 13 सीटों पर हुए हैं उसमें आप 11 सीटें दे रहे हैं इंडिया अलायंस को। तो 4 जून को तो हमारी बात होगी ही। मैं ये पेज सेव कर लेता हूं, सुरक्षित रखूंगा, और हम लोग बात करेंगे। बीच में भी हम लोग जरूर महाराष्ट्र की राजनीति पर बात करेंगे। और मैं आपसे ये भी आग्रह करना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में बहुत सारे अलग अलग अंडर करंट्स है, हाँ, उस पे वो भी बातें सामने आनी चाहिए। नहीं, जिस उस पर हम प्रकार की लोग एक बातचीत हमारी छूट गई है, और हम उस पर अलग से एक चर्चा करेंगे, जिस पर हमने इसको जानबूझकर इसमें उसको हिस्सा नहीं बनाया। वो है वंचित अघाड़ी का जो इम्पैक्ट है, और जो उसकी राजनीति है, और भारतीय जनता पार्टी में उसकी जो राजनीति की भूमिका है, और कांग्रेस पार्टी कैसे इसको कैटर करेगी दलित वोट बैंक को प्रकाश आंबेडकर के राइज के साथ, और प्रकाश आंबेडकर वाकई राइज करेंगे या उनकी स्थिति एक्सपोज हो जाएगी कुछ दिनों में, जैसे कि असदुद्दीन ओवैसी की हो गई है। तो इस पर हम लोग अलग से एक चर्चा जरूर करना चाहते हैं। जरूर करेंगे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया आर्टिकल 19 इंडिया को बहुत बहुत धन्यवाद नवीन भाई, आपने इस चुनाव की सरगर्मी में हमको याद किया, हमसे बात किया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, नागपुर में तो मतलब आपकी सक्रियता बहुत कमाल किया। चुनाव से इतर भी जो लोग जम्मू आनंद को नहीं जानते, मैं बता दूं कि जम्मू भाई मतलब सालों भर और मतलब दिन रात की राजनीति पर नजर रखने वाले हैं, और खासकर हॉकर्स को लेकर और कॉरपोरेशन के मजदूरों को लेकर जम्मू भाई का बहुत बड़ा काम है। और हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं कि आप जिस अभियान में लगे हुए हैं वो एक मकाम तक पहुंचे।